धुरंधर को लेकर जो समीक्षाएं मैंने पढ़ी हैं वो तो जमीन आसमान जैसी हैं। हाँ, कोई इसे एक जबरदस्त मास्टरपीस कह रहा है तो कोई इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा बता रहा है। मुझे ये समझने में वाकई दिलचस्पी है कि आखिर इस 3.5 घंटे की फिल्म में ऐसा क्या है जो इतनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है। ये एक बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये इस समय के हमारे सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल पर एक टिप्पणी की तरह है। अच्छा। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, इसका बनाने का तरीका और इसके किरदारों में ऐसा क्या खास है जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है या फिर परेशान कर रहा है। तो चलिए आज जरा इसकी तह तक चलते हैं और देखते हैं कि एक्शन और ड्रामा के पीछे असल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कहानी पर आते हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ भारत के हाल के इतिहास के कुछ बहुत ही संवेदनशील घटनाओं में है। बिल्कुल। फिल्म की नींव असल में दो बड़ी घटनाओं पर रखी गई है। पहली, 1999 का IC-814 कंधार विमान अपहरण। ओहो, वो कुख्यात हाईजैकिंग। हाँ, वही, जिसने भारत को यात्रियों के बदले में आतंकवादियों को रिहा करने पर मजबूर किया था। और दूसरी, 2001 का संसद पर हमला। ये वो पल थे जिसने सब कुछ बदल दिया। सही कहा। समीक्षकों के अनुसार फिल्म यही दिखाने की कोशिश करती है कि इन्हीं घटनाओं के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों की रणनीति, मतलब जो पहले रक्षात्मक थी, वो आक्रामक हो गई। और फिल्म इसी मोड़ से अपनी कहानी उठाती है, लेकिन ये इसे एक कदम और आगे ले जाती है ना। मैंने सुना है कि इसका पूरा एक्शन पाकिस्तान के एक असली इलाके लियारी में सेट है। हाँ, ये तो एक बहुत ही साहसी कदम लगता है। हाँ, और यही तो इस फिल्म को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। लियारी कराची का एक बदनाम इलाका है जो गैंग वॉर और हिंसा के लिए जाना जाता है। अच्छा। फिल्म का जो केंद्रीय कथानक है, ऑपरेशन लियारी, वो एक बहुत ही चतुर विचार पर आधारित है। वो कैसे? फिल्म इस थ्योरी पर काम करती है कि जब पाकिस्तानी सेना लियारी में अपने स्थानीय गिरोहों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रही थी, तो भारतीय खुफिया एजेंसी ने, मतलब उसी उथल-पुथल का फायदा उठाकर वहां मौजूद भारत विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए अपना एक गुप्त मिशन चला दिया। मतलब हकीकत की आड़ में एक काल्पनिक मिशन। वाह। बिल्कुल। ये वास्तविकता और कल्पना का एक बहुत ही महीन मिश्रण है। इससे दर्शकों को ये महसूस होता होगा कि शायद ऐसा सच में हुआ हो। यही तो बात है। 3.5 घंटे का रन टाइम। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर किसी भी दर्शक का मन डगमगा सकता है। मुझे भी लगा था कि ये बहुत ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन निर्देशक आदित्य धर ने, जैसा उन्होंने उरी में किया था, यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश की है। हाँ, उन्होंने इसे अध्यायों में बांटा है। 8 अध्याय है ना? हाँ, फिल्म को 8 अध्यायों में बांटा गया है। ये एक क्लासिक क्या कहते हैं, महाकाव्य वाली तकनीक है, जैसे किसी उपन्यास में होती है। इसका एक फायदा तो ये है कि इतनी लंबी कहानी छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। सही कहा, जिससे दर्शक कहानी के साथ बने रहते हैं। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम भी नहीं है? क्या इससे फिल्म की लय नहीं टूटती? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और कुछ समीक्षकों को ऐसा ही लगा कि जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हो। हाँ, कि इससे फिल्म का प्रवाह बाधित होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक जरूरी कदम था। जरूरी क्यों? क्योंकि फिल्म का पहला भाग, जो लगभग 2 घंटे 4 मिनट का है, वो बहुत धीमा है। अच्छा। वो किरदारों को स्थापित करने, उनकी दुनिया बनाने और मिशन की नींव रखने में समय लेता है। अगर इसे एक सीधी रेखा में दिखाया जाता तो शायद दर्शक ऊब जाते। मैं समझती हूँ कि नींव रखना जरूरी है, लेकिन क्या 2 घंटे से ज्यादा का बिल्डअप आज के दर्शकों के धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा है? ले रहा है, और यही फिल्म का सबसे बड़ा दाव है। लेकिन आप उस नजरिए से देखें तो ये दूसरे भाग के विस्फोटक एक्शन के लिए एक जरूरी तैयारी है। जब आप हमजा यानी रणवीर के किरदार के बनने की प्रक्रिया को इतने करीब से देखते हैं, कैसे वो एक 20 साल के अपराधी से एक खतरनाक जासूस बनता है, कैसे वो लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है, हाँ। और रहमान डकैत का भरोसा जीतता है, हाँ। तो बाद में उसके हर एक्शन का वजन बढ़ जाता है। ये एक गैंगस्टर ड्रामा की तरह शुरू होता है जो धीरे धीरे एक जासूसी थ्रिलर में बदल जाता है। और ये लंबी कहानी 1999 से शुरू होकर 2008 तक जाती है, और अंत एक क्लिफ हैंगर पर होता है। हाँ, और वो एक बहुत ही शक्तिशाली अंत है। फिल्म इस ओर इशारा करती है कि इतने सालों की मेहनत के बावजूद नायक 26/11 के मुंबई हमलों को रोकने में विफल रहता है। ओह, तो ये विफलता उसे व्यक्तिगत रूप से तोड़ देती होगी। बिल्कुल, और यही सीक्वल के लिए एक बहुत मजबूत भावनात्मक आधार तैयार करती है, जहां वो सिर्फ एक जासूस नहीं,
बल्कि मतलब बदले की आग में जल रहा एक इंसान होगा। ये लंबी संरचना और कहानी का दायरा देखकर लगता है कि फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर होने से कहीं ज्यादा कुछ कहने की कोशिश कर रही है। इसका असल संदेश क्या है? समीक्षकों के अनुसार फिल्म का केंद्रीय विषय है ये नया हिंदुस्तान है। ये नया हिंदुस्तान है। हाँ, ये सीधे तौर पर पिछली सरकारों की अमन की आशा जैसी शांति पहलों की आलोचना करती है। अच्छा, वो जो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से रिश्ते सुधारने की कोशिशें थीं? जी, फिल्म का तर्क है कि वो नीतियां विफल रहीं और अब घर में घुस के मारने का समय है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम बस समीक्षकों की बात का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हाँ, लेकिन जो बात यहाँ और भी गहरी है वो ये है कि इस संदेश को देने के लिए किस शैली का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये दिलचस्प है कि कैसे गैंगस्टर शैली जो आमतौर पर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की कहानियां सुनाती है, जैसे वास्तव या कंपनी। सही कहा, उसी शैली का इस्तेमाल यहाँ राष्ट्रवाद और व्यवस्था की ताकत दिखाने के लिए किया गया है। ये तो शैली का एक पूरा उल्टाव है ना? और ये आज के सांस्कृतिक माहौल के बारे में बहुत कुछ कहता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ राष्ट्रीय गौरव के बारे में है या फिर इस सिक्के का कोई दूसरा ज्यादा अंधेरा पहलू भी है? मेरा मतलब है उन जासूसों का क्या जो ये सब करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फिल्म बलिदान और गुमनामी की थीम को भी गहराई से दिखाती है। ये उन जासूसों के जीवन की कठोर वास्तविकता को सामने लाती है जिन्हें कोई पदक नहीं मिलता, कोई पहचान नहीं मिलती, और पकड़े जाने पर उनका अपना देश भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। हाँ, ये किरदारों में एक दुखद गहराई जोड़ता है और सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के नायकों की असली कीमत क्या होती है। ऐसी जटिल कहानी को संभालने के लिए दमदार एक्टर्स की जरूरत होती है और रणवीर सिंह पर तो इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ा दबाव था। बिल्कुल था, खासकर उनकी पिछली फिल्मों सर्कस और 83 के बाद। ये उनके करियर के लिए एक मेक या ब्रेक फिल्म जैसी थी और उन्होंने अपनी जानी पहचानी वो जो ऊर्जावान छवि है उसे पूरी तरह से छोड़कर एक बहुत ही संयमित और तीव्र प्रदर्शन दिया है। हाँ, मैंने भी ये महसूस किया। समीक्षकों ने उनकी अल्फा एनर्जी और भावनात्मक गंभीरता के मिश्रण की बहुत सराहना की है। एक ऐसा व्यक्ति जो दोहरी जिंदगी जी रहा है, उसके किरदार के लिए ये एकदम सही है। बिल्कुल, उनकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का जो मिश्रण दिखता है वो कमाल का है। और उनके शारीरिक परिवर्तन की भी काफी चर्चा हो रही है। हाँ, 20 साल के एक लड़के से लेकर एक अनुभवी जासूस तक का सफर उनके शरीर और हाव भाव में साफ दिखता है। लेकिन रणवीर के इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सोशल मीडिया पर चर्चा किसी और की ही हो रही है। मैं जानता हूँ आप किसकी बात कर रही हैं। अक्षय खन्ना। ईमानदारी से कहूँ तो जब वो स्क्रीन पर आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे बिल्कुल, बॉलीवुड में ऐसे विलन को देखे हुए जमाना हो गया था। आपने बिल्कुल सही महसूस किया। इस फिल्म के असली सरप्राइज पैकेज अक्षय खन्ना ही हैं। रहमान डकैत के रूप में उनके प्रदर्शन को लगभग हर समीक्षा में फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा माना गया है। और उनका किरदार सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं है ना। नहीं, वो अपने लोगों के लिए मसीहा लेकिन दुश्मनों के लिए कसाई है। ये जो जटिलता है यही उनके किरदार को इतना यादगार बनाती है। उनकी तीखी निगाहें और संवाद अदायगी, वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी ही स्क्रीन पर एक तनाव पैदा कर देती है। सही कहा। और ये फिल्म के बड़े विषय से भी जुड़ता है। कैसे? जरूरत होती है। अक्षय खन्ना का रहमान डकैत कोई साधारण आतंकवादी नहीं है, वो एक शक्तिशाली, सम्मानित और खतरनाक विरोधी है। और एक दमदार विलन ही हीरो के किरदार को और ऊपर उठाता है। बिल्कुल, उनकी तुलना तो क्लासिक बॉलीवुड विलन से की जा रही है जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और बाकी कलाकारों का क्या? माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, ये सब इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? वे इस कहानी के अलग अलग स्तंभों की तरह हैं। आर माधवन अजय सान्याल के रूप में ऑपरेशन के रणनीतिकार हैं। वो फिल्म का बौद्धिक केंद्र है। हाँ, उनका अभिनय सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावशाली है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। मतलब? माधवन का किरदार उस बौद्धिक देशभक्ति का प्रतीक है जो दिल्ली के दफ्तरों में बनती है, जबकि रणवीर का किरदार उस शारीरिक देशभक्ति का जिसे जमीन पर जान जोखिम में डालकर अंजाम दिया जाता है। अच्छा, तो फिल्म इन दोनों के बीच के तनाव को भी दिखाती है? हाँ, दिखाती है। और संजय दत्त, उनका किरदार भी काफी दिलचस्प लग रहा है। संजय दत्त एक पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पुरानी वास्तव और खलनायक वाली छवि की याद दिलाते हैं।
उनका किरदार कानून और अपराध के बीच की धुंधली रेखा पर चलता है और वे इसे बहुत खूबी निभाते हैं। और अर्जुन रामपाल? अर्जुन रामपाल एक स्टाइलिश आईएसआई अधिकारी के रूप में सीक्वल के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। उनकी भूमिका छोटी है लेकिन यादगार है और भविष्य के लिए उत्सुकता जगाती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक्शन या जासूसी के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इतिहास और कल्पना को मिलाती है, एक अनोखी अध्याय आधारित संरचना का इस्तेमाल करती है, एक बहुत ही मुखर राष्ट्रवादी संदेश देती है और सबसे बढ़कर कुछ बेहद यादगार प्रदर्शनों से सजी है, खासकर अक्षय खन्ना का। ये सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा है। ये एक फिल्म है जो एक गैंगस्टर महाकाव्य के रूप में पैक की गई राष्ट्रीय मानसिकता में आए बदलाव को दर्शाती है। मतलब ये दिखाती है कि कैसे सिनेमा समकालीन राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं का आईना बन सकता है। हाँ, चाहे आप उन भावनाओं से सहमत हों या असहमत। फिल्म का अंत नायक के 26/11 हमलों को रोकने में विफल रहने के साथ होता है, जो बदले की भावना से प्रेरित सीक्वल की भूमिका तैयार करता है। और ये बातचीत एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है, न्याय और बदले की तलाश में कोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति ये कैसे सुनिश्चित करता है कि एक नायक और एक राक्षस के बीच की रेखा धुंधली ना हो जाए।